समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के आलमपुर डीह में महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर पंचशील ध्वजारोहण किया गया। अध्यक्षता शिक्षक नेता राजा राम महतो ने की। संचालन अमरजीत ठाकुर ने किया। मौके पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा सम्राट अशोक की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आयोजक रामकुमार महतो के द्वारा पंचशील पट्टी और बैच से आगत अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकार विनय भूषण, मनोरंजन प्रसाद मिश्र, अशोक कुमार, रामनाथ सिंह, विनय कुमार राय, चंद्रदेव प्रसाद सिंह, पप्पू कुमार, प्रेमचंद सिंह, राजा दिवाकर, बचनदेव शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, सूर्यनारायण महतो, हरेराम महतो, ब्रह्मदेव महतो, दिनेश महतो, अनीता कुमारी, कंचन कुमारी, शोभा कुमारी, दीपक कुमार, राम प्रताप सिंह, जुगत प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए शिक्षक राजा राम महतो ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में जितना कहा जाए वह कम ही होगा। आज की पीढ़ी उन्हें भूलती जा रही है। इसकी वजह है कि पाठ्यपुस्तक से लगातार उनके जीवन एवं कार्यों की जानकारी को भुलाया जा रहा है। पप्पू कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि उनके शासनकाल में जाति वर्ण व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। सभी सामान्य जीवन जीते थे, परंतु आज लोग उन्हें जाति वर्ग से जोड़कर देखते हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। उनके शासन कार्य के वर्षों बाद मनवादियों ने जाति वर्ण व्यवस्था कायम की। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे दुनिया भर में बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार किए और विश्व को सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भगवान बुद्ध के उपदेशों को विदेशों में भी प्रचार प्रसार किया। राजा दिवाकर ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में जो समाज में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ऐसे में हम सबों का दायित्व है कि ऐसे लोगों को बेनकाबा करने हेतु सम्राट अशोक के व्यक्तित्व एवं कार्यों को समाज में प्रचार प्रसार किया जाए एवं बौद्ध धर्म के विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने पिछले कई वर्षों से चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती सह पंचशील ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन कर रहे रामकुमार महतो जी का आभार प्रकट किया। कहा कि इनकी ये शुरुआत एक दिन रंग लाएगी और समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगी। सभा को पत्रकार विनय भूषण, मनोरंजन प्रसाद मिश्र, विनय कुमार राय, प्रेमचंद सिंह, रामनाथ सिंह आदि ने संबोधित किए। इससे पहले तथागत बुद्ध की अगर बात नहीं करूं तो ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी और उनकी उपस्थिति अधूरा माना जाएगा। तो मैं इन पे चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा तथागत बुद्ध पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ और उस समय की जो सामाजिक बनावट था और अभी का जो सामाजिक बनावट है उसमें मैं एक तुलनात्मक प्रस्तुति में भी देना चाहूँगा कि अभी जो समाज है वह समाज का जो रूपरेखा है वह अनेक जातियों, उपजातियों, गोत्र या अन्य चीज़ों में वह पंथ, धर्म, संप्रदायों में बटा हुआ है। और उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस समय रेस हुआ करता था जिसे हम लोग कुल कहते हैं। जो ये फलाने वंश कहते हैं, ये फलाने वंश के हैं। तो हम लोग देखते हैं जो बुद्ध का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये मालूम चलता है कि वह शाक्य वंश के थे। उसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और उनकी जो माँ है, महामाया है, जब उसका हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि वह कोलीय वंश का है। तो ये शाक्य वंशी कौन है, ये कोलीय वंशी कौन है, ये दो यहाँ पे दो वंश है वहाँ पे। तो इसको जानने की जरूरत है। तो मैं इसीलिए चर्चा रखा हूँ कि जो शाक्य वंशी है ये भारत का जितने भी देखते हैं जो जातियां हैं ये सभी जो है शाक्य वंशी है। जो जंगलों में रहते हैं, जो SC ST OBC है, वह जो देख रहे हैं SC ST जो जंगलों में रहते हैं वह कोलीय वंश के हैं। तो जो SC ST है वह ननिहाल पक्ष का है, जो OBC है वह ददियाल पक्ष का है। तो वहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं जो शादी विवाह का जो कार्यक्रम है वह देख रहे हैं जो वंश बदल के शादियाँ हो रही है। अभी जो व्यवस्था है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अपनी जाति जो है उस जाति में भी जो उपजाति है उस उपजाति में ही शादी विवाह कर रहे हैं। जिस कारण क्या है जो हमारा जो बौद्धिक जो विस्तार होना चाहिए, जो भावनात्मक जो लगाव होना चाहिए एक दूसरे में, वह कम रहा है। क्योंकि परिवार का परिभाषा ही है कि जब तक वो परिवार में भावनात्मक लगाव नहीं है तब तक वह परिवार नहीं माना जाता है। अगर समाज हमारे परिवार में लोग हैं लेकिन उसके साथ हमारे पास लगाव नहीं है तो वह सिर्फ भीड़ है, वह क्राउड है, वह भीड़ है, वह परिवार नहीं। उसी तरह से समाज है, समाज में ये गैप जो दुनिया बढ़ी तो उसी के आगे जो बढ़ते हैं तो उसी का जो समकालीन है तथागत बुद्ध के जो समकालीन है वह बिंबिसार है। जब गृह त्याग करते हैं तथागत बुद्ध, वह बहुत पीछे हम नहीं जाना चाह रहे हैं, जब गृह त्याग करते हैं तो उन्होंने देखा है कि इस समाज में ये बहुत बड़ी क्या है समस्या है। तो समस्या का तो उसी को खोज के लिए तब वो निकले, वह समाधान गए
और समाधान के बाद जब पता चला तो उसके निवारण पर गए। इसीलिए बुद्ध का जब उनके जो आइडियोलॉजी का हम अध्ययन करेंगे तो हम उनका जो आइडियोलॉजी है, समस्या है, उसके बाद उसका समाधान, कारण है, कारण के बाद क्या है, निवारण। ये 3 चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है वह समस्या के पीछे कारण है। पहले कारण है तब समस्या है। हम लोग क्या करते हैं, समाज में जो समस्या है उस समस्या के समाधान पर तो काम करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कारण है उस कारण पर काम नहीं करते। इसीलिए उन्होंने बताया कि पहले कारण है, फिर समस्या है, उसके बाद निवारण है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण पत्ता हिले नहीं। यानी कि अगर ये पत्ता भी हिल रहा है तो उसके पीछे क्या है कि कारण है, मतलब हवा चल रही है, इसी कारण से वो पत्ता हिल रहा है। तो इसी कारण से क्या हुआ, जो अभी जो इतना जो दुनिया भरी, अभी जैसे फेसबुक, ट्विटर या अन्य चीज़ों पे देखते हैं तो लोग लिखता है कि अशोक मेरे पूर्वज हैं, ये कुशवाहा के हैं, मतलब ये है, मतलब कि इनको सिर्फ एक जाति में बांध के रख दिया गया है। ये सबसे बड़ी अभी ये दुख की बात है। ये जिन्होंने जो पूरे विश्व को विजेता किया, बुद्ध विजय कहलाए, उनको सिर्फ एक छोटा सा जाति के रूप में बांध, क्योंकि उस समय जाति थी नहीं, जाति व्यवस्था था नहीं, लेकिन अब इसको जाति में बांधा जा रहा है। तो उस दौर को जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब बुद्ध के बाद जब आगे बढ़ते हैं, तो इनका भी बिंबिसार जो है उनका भी रिलेशन कहाँ था, बुद्ध के साथ। तो वही फिर क्या, चंद्रगुप्त मौर्य की जब स्थापना होती है मौर्य वंश की, तो उसमें जो हम लोग देखते हैं उस समय जो व्यवस्था थी, ऐसा नहीं है कि बुद्ध के साथ जो अपर कास्ट थे उस समय नहीं थे, जो व्यवस्थाएं थी, जैसे सारीपुत हो गया या मोगले ने, वह भी ब्राह्मण थे, लेकिन उनके आंदोलन सबसे प्रिय शिष्य में से एक थे, और उनके साथ जो व्यवस्था था इसके विरोध में आगे बढ़ते हुए उन्होंने आगे बढ़ा। तो वो जो व्यवस्थाएं थी, तो उन्होंने देखा कि फिर ये व्यवस्थाएं क्या हो गया, ये खत्म हो गई। जो उस समय जो सर्वन व्यवस्थाएं थी, यानी कि समानता की जो व्यवस्था थी, सर्वन संस्कृति, वह खत्म हो गई। खैर उसमें आगे गैर बराबरी आ गया और जो अन्य चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं। तो जब सम्राट अशोक का जो नींव रखा, क्योंकि उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया था कब, 563 ईसा पूर्व में, जो तथागत बुद्ध के द्वारा जो आंदोलन खड़ा किया गया, उसी आंदोलन का जो प्रभाव है, जो अभी जैसे सर ने बताए 269 ईसा पूर्व में, अरे या 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हो गई। आंदोलन कब खड़ा हुआ, लगभग 300-400 वर्ष पहले, और उसका परिणाम कब हो रहा है, अभी हो रहा है। इसीलिए बुद्ध का आप जो देखिएगा, जो एक भी उनका वेलफेयर का कार्यक्रम नहीं है। इन्हें कहीं जाके वो हॉस्पिटल बना दिए, कहीं ये कर दिए, उनका एक भी चीज़ आपने देखेगा। उनका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, जागृति लाना समाज में। वह डोर टू डोर जाके बच्चों को और जो परिवार है उसको पढ़ाने का काम किया। जैसे अभी हम लोग मोबाइल एजुकेशन देख रहे हैं, घुमंत शिक्षा, उन्होंने डोर टू डोर जाके, क्योंकि संसाधन नहीं थी, तो घर टू घर जा जाके लोगों को क्या किया, उन्होंने शिक्षित किया। वह सिर्फ शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जिस कारण क्या है, ये मौर्य वंश की स्थापना हुई और इतने बड़े एम्पायर का स्थापना हुई। तब हम लोग देखते हैं उसी में एक महान चक्रवर्ती सम्राट आते हैं, जिसे अशोक के नाम से जाना जाता है। वो तो वह सम्राट अशोक जो हम लोग देखते हैं, जो कलिंग देख रहे हैं, अभी कलिंग कहाँ पे है, अभी जो वर्तमान जो उसका हम मैप का अध्ययन करेंगे तो उड़ीसा का जो क्षेत्र है वह कलिंग है। तो अशोक वह देख रहा था कि जो हमारा जो पूरा भारत, यानी कि जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, उन सभी पर क्या है, मेरा आधिपत्य है। लेकिन ये छोटा सा जो कलिंग है वो हमारे अंदर में नहीं है, यानी कि पॉकेट सा दिखने वाला जो क्षेत्र था वो हमारे आधिपत्य में नहीं था, तो उसको सुई की तरह चुभता था। तो उन्होंने उस पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया उस पर, तो इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतनी बड़ी नरसंहार हुआ कि वह पुरुष विहीन समाज हो गया। इतिहासकार लिखते हैं कि कलिंग में जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि वहाँ पे पुरुष विहीन समाज हो गया। जब वह अंतिम जब युद्ध हो रहा था, अंतिम दिन जब उसका जब गेट खुला, दरवाजा जब तोड़ा गया, तब देखा कि उधर कलिंग की जितनी भी विधवाएं महिलाएं थी वह सफेद साड़ी में और हाथ में ढाल तलवार लेके इनके सामने आ गया। जब वह उस दृश्य को देखते हैं इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसी समय अपने अस्त्र को त्याग देते हैं। और लेकिन ये कहते हैं कि मैं इस अभी मतलब उनको मन में आ जाता है, जो मैं अस्त्र तो मैं त्याग रहा हूँ, लेकिन अगर इस देश पर किसी भी प्रकार की यदि संकट आएगा तो मैं फिर से यह अस्त्र उठाने में मैं संकोच भी नहीं करूँगा। और उन्होंने शांति के मार्ग पे चला गया। और उसी समय उन्होंने धम्म का जो मार्ग है वह धम्म मार्ग पर वो अपना लिया और बुद्ध को उन्होंने पढ़ा और उस चीज़ को उन्होंने अपनाया। और उनका जब हम लोग शासन प्रशासन का अध्ययन करेंगे, जैसे अभी हम लोग देखते हैं दीवानी है, फौजदारी है, जैसे ज़मीनी जो मुद्दा है हम लोग वह जाते हैं कोर्ट में, तो उन्होंने उस समय भी अशोक ने व्यवस्था रखी हुई थी
तो उसमें क्या था, जिला भी था, जिला में जैसे कलेक्टर है, राज्य जो था उनका उसमें गवर्नर भी था, जैसे कोई भी केस, जैसे और उसका जो हाई सुप्रीम कोर्ट होता था स्वयं राजा देखता था। तो 2 केस था उसमें। और जो उसके बाद जो और आगे आते हैं, जैसे अब सड़क देख रहे हैं, जितने भी सराय देख रहे हैं, जैसे लहरिया सराय देख रहे हैं, लखीसराय देख रहे हैं, दल सिंह सराय देख रहे हैं, सब अशोक का बना हुआ है। यात्रियों को सुविधाओं के लिए जगह जगह पे सराय बनाया गया, सड़क के किनारे बरगद का पेड़ लगाया गया, सड़क के किनारे नदी से उसको कनेक्ट किया गया, तालाबों को, बड़े बड़े तालाब खोदा गया, ताकि पशुओं को भी क्या है जो उसको मतलब पानी की असुविधा नहीं हो। आम आदमी का तो बात छोड़ दी, इतना उनका परिवर्तन होता है। और उन्होंने क्या किया, जो अस्त्र तो त्याग दिया, लेकिन उन्होंने वैचारिक जो लड़ाई थी उनको उन्होंने नहीं छोड़ा, और उन्होंने देश ही नहीं अन्य देशों में अपना राजदूत भेजा और धर्म परिवर्तन का मार्ग अपनाया। इसे जिसे कहा जाता है चक्रवर्ती, यानी कि धर्म का वह चक्रण किया, बौद्ध धर्म का, और उन्होंने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को फैलाया। जैसे श्रीलंका में अपने जो उनकी जो बेटी है संघमित्रा और उनका जो बेटा है महेंद्र, उन्होंने गया वहाँ पे बौद्ध धर्म का ये किया। उसके बाद आप मिस्र में जाइएगा तो मिस्र में अपने राजदूत को भेजा, यूनान में भेजा गया, अफ्रीकन कंट्री में भेजा गया, यूरोप में गया, और जैसे चीन वगैरह अन्य क्षेत्रों में अपना राजदूत को भेज के इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और यह आज जो स्थिति है, भारत जो एक संपूर्ण भारत के रूप में जो देखने को मिलता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान सम्राट अशोक का है। तो इस चीज को देखते हुए अभी जो हम लोग भारत का जो संविधान पढ़ते हैं, उस संविधान को आप ठीक से उठा लीजिएगा तो उसमें से 90% जो भाग है वह सम्राट का जो शासन प्रशासन का एक हिस्सा है, उसी का उठाया हुआ भाग है। लोग उस चीज को मतलब नहीं समझ रहे हैं, उस बारीकी से उसको अध्ययन किया जाए तो आपको वहाँ पे नजर मिलेगा कि ये सारी स्थिति परिस्थितियाँ बनी और जिस कारण से ये व्यवस्था हुई। जैसे एक मैंने एक देख रहा था 4-5 दिन पहले, एक रोमिला थापर एक इतिहासकार है, रोमिला थापर है, उन्होंने लिखा कि जो युधिष्ठिर का जो पात्र है वह सम्राट अशोक के पात्र से मिलता जुलता है। उनकी एक बुक है, उसको आप स्टडी कीजिएगा तो पता चलेगा। जो युधिष्ठिर का पात्र है वह जो है सम्राट अशोक के पात्र से मिलता जुलता है। युधिष्ठिर का पात्र क्या है, जो उसने महाभारत के बाद जिस तरह से अशोक ने कलिंग के बाद अपने विचार को परिवर्तन करके शांति के मार्ग पे चला गया, उसी तरह से युधिष्ठिर ने क्या किया, महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने अपने विचार को भी परिवर्तन करके शांति के मार्ग पे चला गया। उसमें एक देखते हैं जो शांति जो पद है युधिष्ठिर का, उसमें बताया गया है कि एक मंडप है, उनके महल में एक मंडप है। उस मंडप की जो चर्चा की गई है, जो सम्राट अशोक का जो मंडप जो कहाँ है, पाटलिपुत्रा में, उस मंडप से हूबहू मिलता है वहां पे। थापर जी का जो स्टेटमेंट है, और उसमें देखते हैं जो लगभग 20 से अधिक खम्भे हैं। वहाँ युधिष्ठिर का भी जो है उसमें भी क्या है, जो मंडप में 20 से ज्यादा खम्भे हैं, और उस खम्भे पर देखा जाता है कि सोने के नक्काशी का उसमें क्या पादप लगा हुआ है। और युधिष्ठिर के जो मंडप है उसमें भी वो चीज लगा हुआ है। उसके ऊपरी भाग में देखा जाता है युधिष्ठिर के, जिसमें क्या है, रत्नों से चिड़िया बना हुआ है। और वही चीज हम देखते हैं सम्राट अशोक के मंडप के ऊपर में, तो वहां भी चांदी के चिड़िया से बना हुआ। तो इस चीज को आप देखेंगे तो ये मिलेगा कि जो बहुत सारे जो इतिहास है उसमें बहुत सारा घेलमेल हुआ है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा इस देश में अगर सबसे बड़ी किसी भी चीज का यदि शोषण हुआ है या खत्म किया गया है तो इतिहास को खत्म किया गया। क्योंकि इतिहास का समाप्त होना ये बहुत सामान्य सी बात नहीं है, बहुत ही असाधारण बात है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जो समाज है वो अपने इतिहास को नहीं जानता है, वो इतिहास को नहीं लिख सकता। इसीलिए अपने समाज में जो महापुरुष है, पुरखे हैं, दादा परदादा हैं, उसको जानने की जरूरत है। उनके जो कृत्य है, उनका जो गौरवपूर्ण जो इतिहास है उसको जानने की जरूरत है। अपने आने वाले जो भविष्य है, जो जनरेशन है, उसको भी बताने की जरूरत है। क्योंकि जो अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं जो व्यवस्थाएं है, उस व्यवस्थाएं में उस चीज को खत्म कर दिया गया है। अब नए क्या इसमें सिलेबस दिया जा रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए जानने की जरूरत है और लोगों को समझाने की भी जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।